नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ का वक्त हो गया है। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के हृदय तल से बधाई और शुभकामनाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। मायावती ने कहा, ट्वीट कर लिखा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से अगले 21 दिनों तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 71 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगातार अलग अलग जगहों पर सेवा समर्पण अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय विधायक, मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे। अभियान की शुरुआत में अस्सी घाट पर मां गंगा को 71 मीटर की लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर 71 किलो लड्डू भेजे जाएंगे, जिसे आम लोगों के बीच बांटा जाएगा। अमेठी के कौहार क्षेत्र के सैनिक स्कूल में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और भाजपा के अन्य नेता पहुंचे। दूसरी तरफ पीएम मोदी के 71वें जन्म दिवस को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा समर्पण थीम पर मनाया जाएगा। पीएम मोदी के बर्थडे पर आपको हमारी उम्र लग जाए संकल्प के तहत हर घर में दीप जलाए जाएंगे। भारत माता मंदिर में भी बीजेपी की ओर से 71,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के नेताओं ने महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर निर्देशित किया है कि सभी घरों में एक दिया जरूर जलाएं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 71 किलो लड्डू का केक काटा गया। साथ ही छावनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की गई। सीएम योगी लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट वितरित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चेक वितरित किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की आज बैठक हो रही है, जिसमें 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर भी कर छूट के लिए 21 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाने और जोमेटो और स्विगी जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनकी ओर से की गई डिलीवरी पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार की जा रही है। बैठक में राज्यों की ओर से केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर शुल्क राहत की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल रात अमेठी पहुंची और जहां उन्होंने शहीद हुए सेना के जवान दुर्गापुर निवासी दिनेश कुमार कसौधन के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को हिम्मत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। मथुरा के होली ग्रेड चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाया, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने बूथ पॉलिस के साथ पकौड़े तलकर अपना विरोध जताया। वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देवशिल्पी, निर्माण और सृजन के देवता श्री विश्वकर्मा जी की जयंती की समस्त शिल्पकारों, सृजन कर्मियों, अभियंताओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर में 26 सितंबर को एक बार फिर जीआईसी मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। ठाकुर पूरन सिंह के आरोप है कि बीते 5 सितंबर में हुई महापंचायत में किसानों के मुद्दे नहीं उठाए गए थे, इसीलिए एक बार फिर से कई किसान संगठन एकजुट होकर महापंचायत करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लखनऊ में लगातार बारिश के कारण 18 सितंबर को होने वाले किसान सम्मेलन को आगे बढ़ा दिया गया। लखनऊ के स्मृति उपवन अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि लखनऊ में अब किसान सम्मेलन 26 सितंबर को स्मृति उपवन में दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगा। इसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे। यूपी में गुरुवार को कोरोना के 24 नए मरीज मिले। 61 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया। जिलों में हो रही लगातार रोगी की संख्या कम हो रही है। 8 मरीज लखनऊ में मिले, वहीं प्रयागराज में 3, गोरखपुर में 2 और गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, आगरा, जौनपुर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, बदायूं, सीतापुर, बहराइच, मुरादाबाद और सोनभद्र में एक रोगी पाया गया। नए मिले मरीजों के मुकाबले 11 रोगी स्वस्थ हुए। अब सक्रिय केस बढ़कर 193 हो गए। इससे ज्यादा 30 मरीज लखनऊ में हैं। बीते 24 घंटे में 2,21,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसे मिलाकर अब तक कुल 7,57,00,000 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। 70 जिलों में कोरोना के 10 से रोगी कम मिले। इसमें से 63 जिलों में 5 से भी कम मरीज मिले। अब रिकवरी रेट 98 से ऊपर है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.01 बनी हुई है। 32 जिलों में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के थमने के लिए सरकार लगातार मेगा टीकाकरण अभियान चला रही है। अब 17 और 20 सितंबर को पुनः कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया। सर्वाधिक टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। टीकाकरण के लिए जनपद के कई स्वास्थ्य केंद्रों के तहत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोग आसानी से अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर टीका लगवा सकेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 और 18 सितंबर के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया है। राजधानी में बारिश का आलम ये है कि डीएम को आदेश जारी करना पड़ा कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। बारिश के चलते लखनऊ के वीवीआईपी और पॉश इलाके जलमग्न हो गए। पार्क रोड स्थित विधायक आवास में पानी भर गया। फतेहपुर के औग थाना क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के चलते सो रही 40 साल की महिला पर दीवार गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर के लदौली थाना क्षेत्र के लगातार 2 दिन से हो रही बारिश और तेज हवाओं के चलते कच्चा मकान गिरने से एक युवक मलबे में बुरी तरह दब गया। इसके बाद परिजन युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाए गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र में कई लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें 45 गांवों का आवागमन बाधित हो गया। साथ ही रोड पूरी तरह पानी से भर गई। वहीं ग्रामीण सरकार से पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। इटावा के बड़पुरा क्षेत्र में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आरटीओ ऑफिस जलमग्न हो गया। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद आरटीओ के रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया। लखनऊ एयरपोर्ट में आने जाने वाले रास्तों पर भीषण जलभराव के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं मौसम खराब होने की वजह से दुबई, मुंबई और अहमदाबाद से लखनऊ आने वाली उड़ानों का डायवर्जन दिल्ली किया गया है। अमेठी में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते एसडीएम आवास, एसओ आवास सहित अमेठी के कई मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे परेशान होकर जिलाधिकारी और सीओ ने अपना अपना सरकारी आवास छोड़कर दूसरी जगह शरण ली। संत कबीर नगर के खलीलाबाद इलाके में 3 किलोमीटर तक पूरा इलाके में घरों से लेकर दुकानों तक पानी लबालब भरा हुआ है। दुकानदारों को लाखों का सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो गया, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने शहर के मुख्य सड़क को बैरिकेडिंग लगाकर जाम कर दिया। फतेहपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कच्चा मकान गिरने से 3 मासूम बच्चों सहित एक युवक और एक अधेड़ की दबकर मौत हो गई। साथ ही पति पत्नी घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक और आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों तक मानसून की मौसमी गतिविधियां कानपुर सहित
पूरे मंडल और प्रदेश में जारी रहेगा। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 3 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुसा हुआ है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ में 2 मवेशी बहकर मर गए। बस्ती में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिले के सभी नदियों में जलस्तर बेतहाशा वृद्धि हुई। वहीं नदी तालाब पूरी तरह उफना कर बह रहे हैं, जिससे किसानों की धान की फसल जलमग्न हो गई है। बिजनौर के हल्दौर और नहटौर थाना क्षेत्र में 3 अलग-अलग सड़क हादसों में भाई बहन सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के जोकहिया गांव के पास एडिशनल एसपी की गाड़ी में बच्ची को ठोकर लग गई, जिससे कि बाद एसपी बच्ची को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान घायल बच्ची की मौत हो गई। बाराबंकी के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ऊंची दीवार गिर गई, जिससे सो रहे पिता और बेटे की दीवार गिरने से मलबे में दबकर मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मलबे को खोदकर दोनों के शव को बाहर निकाला। इटावा के भरथना थाना क्षेत्र में कन्नौज हाईवे पर सवारियों से भरे ऑटो पर बबूल का विशाल पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर कई सवारियां घायल हो गई। वहीं ऑटो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक छात्रा का बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस ने परिवार को शांत करवाया और मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में महिला दरोगा और पुरुष दरोगा सहित 2 कांस्टेबल घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों को हिरासत में ले लिया है। आगरा पुलिस ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत शराब ठेकों की बाहर खड़े होकर शराब पीने वालों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। लगातार शिकायतें मिलने के बाद एसपी विकास कुमार ने शराब ठेकों के बाहर शराब पीने वाले दारूबाजों को घर दबोचा है। लखीमपुर खीरी के रमिया बेहड़ क्षेत्र में सड़कों पर तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों की ओर से कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस तरीके की बात लोगों के द्वारा की गई। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर में रात के समय अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में प्रवेश कर राधा रानी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों की मामूली कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस तमाशा देखती रही और मारपीट का वीडियो बनाती रही। लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में एसएचओ चंद्रशेखर सिंह की दबंगई सामने आई, जहां शिकायत करने पर महिला और उसके भाई के ऊपर पुलिस ने उल्टा केस दर्ज कर लिया और जबरदस्ती पुलिस ने महिला का फोन छीनकर सारे सबूत डिलीट कर दिया। आगरा के जिलाधिकारी के ड्राइवर पर नशे की हालत में उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। मारपीट और नशे की गोलियां देने का वीडियो भी वायरल हो रहा। इसके बाद पीड़िता ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। बदायूं में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य और जिलाधिकारियों दीपा रंजन ने जिला अस्पताल का भ्रमण किया और एनआरसी वार्ड में जाकर बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद में नगर निगम को भवन कर वसूली करोड़ों के रुपए में पहुंच गई, जिसके लिए नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने का भवन कर भुगतान करवाया गया। वहीं अब तक भवन कर के तहत 11 करोड़ रुपए भवनकर्ताओं से वसूले गए हैं। बागपत में कोतवाली क्षेत्र में होटल पर रंगदारी की चिट्ठी डालकर बदमाशों ने 50 लाख रुपए का डिमांड करते हुए फायरिंग की और रंगदारी न देने का अंजाम मौत बताकर बदमाशों ने व्यापारी को धमकी दी। वहीं सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपकर आरोपी ने न्याय की गुहार लगाई।
रायबरेली के शहीद दिनेश कसौधन श्रीनगर की रजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। उन्होंने हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाकर उनको अंतिम विदाई दी गई। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एसएसपी आवास के पास स्कूली छात्रों के बीच लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस की गश्त की पोल खुल गई है। मारपीट के दौरान मुख्य सड़कों के चौराहों पर पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार देखते ही देखते जलकर खाक हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के जवान दिनेश कसौधन का शव उनके घर के अंतिम संस्कार के लिए सुल्तानपुर जिले के शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आगरा के मलपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का खुलासा किया, साथ ही चोरों से 12 मोबाइल और चांदी का आभूषण 10,000 रुपए नकद के रूप में बरामद किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर उसे विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का उनका सपना साकार हो रहा है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह 2 दिनी प्रवास पर देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान वे संगठन की 4 बैठकों और 6 अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठकों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। बैठकों में आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया, साथ ही चुनाव की रणनीति भी बनाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। माना जा रहा कि केजरीवाल कुमायूं की 29 विधानसभा सीटों की रूपरेखा की जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं से लेंगे और हल्द्वानी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर डोईवाला यूथ कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। इस कड़ी में भनियावाला चौक पर काले गुब्बारे छोड़े गए। साथ ही यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि देश के प्रधानमंत्री अतिशीघ्र बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाएं। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने की बात कही है। भगवानपुर कस्बे में स्थित बैंक हॉल में कार्यकर्ताओं का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, दीपिका पांडे और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगा पूजन किए। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 17 सितंबर यानी आज महाटीका अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में एक नई पहल शुरू की गई। इसके तहत पंच केदार एसोसिएशन अब ओवरलोडेड ट्रक और मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने वाले ट्रक चालकों को पुलिस के हवाले करेंगे। इसके लिए यूनियन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को 20 नए कोरोना के संक्रमित मामले मिले। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 28 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 जिलों में 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 7, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक मरीज, चमोली और पौड़ी में 2, नैनीताल जिले में 3 संक्रमित मरीज मिले। चंपावत, हरिद्वार और टिहरी जिले में कोई संक्रमण का मामला नहीं आया। प्रदेश में कोरोना के 28 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर 3,29,582 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। 284 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 98% के ऊपर है और रिकवरी दर भी अच्छी है।
ठीक हुए। इन्हें मिलाकर 3,29,582 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। 284 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 96% से ऊपर है और रिकवरी दर भी अच्छी है। फिल्म अभिनेता विक्रांत मेसी ने लक मसूरी में लाइब्रेरी स्थित गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। साथ ही उन्होंने मसूरी वासियों से अपील की है कि वे भी कोरोना का टीका लगवाएं और इस महामारी की लड़ाई में अपना योगदान दें। आज देहरादून में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। महाअभियान के तहत जनपद देहरादून में कुल 33,000 लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। महाअभियान के लिए 200 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। देहरादून में डायरिया के मामलों में बढ़ोतरी से बचने के लिए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने सभी अधिकारियों और सरकारी अस्पतालों, गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गरीब और छोटे मकानों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर हल्द्वानी में इंदिरा नगर के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पानी के कनेक्शन के लिए अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता को खत्म किया जाए। लंबे समय बाद चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हट गई है। यात्रा पर रोक बढ़ाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही व्यापारियों और मजदूरों में खुशी देखी जा रही है। ऋषिकेश के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान ले जाकर जा रहा वाहन अनियंत्रित होने के चलते रोड से पलट गया, जिससे वाहन में बैठे 4 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने घायल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महोबा के कसमा पनवाड़ी क्षेत्र में 14 साल की किशोरी का संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिलने से मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर जिसमें मृतक ने बिचौलिया ओम प्रकाश पर आरोप लगाया कि वह उसकी वजह से ही आत्महत्या कर रहा है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी के अस्पताल में इलाज के दौरान 3 बच्चों की बुखार से मौत हो गई। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा। वहीं चिल्ड्रन वार्ड में 2 दर्जन बच्चे भर्ती हैं। साथ ही पूरे जिले में सैकड़ों बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घर के अंदर महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन में जुट गई। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को कूड़े के ढेर में कपड़े से लिपटा नवजात शिशु मिला, जिसके बाद महिला ने ग्रामीणों को सूचना दी। वहीं ग्रामीण ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बदायूं के अंबिकापुर विकासखंड क्षेत्र में जलभराव के चलते आईटीआई कॉलेज को जाने वाले रास्ते में जलभराव की वजह से छात्र छात्राएं कई बार पानी में गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं जलभराव से परेशान होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम से गुहार लगाई है। कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो गया है। उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह ये भी हाल है, जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे अब वो सभी घर वापसी करेंगे। आखिर क्या चल रहा है सूबे में, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि कई नेता अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। कांग्रेस के 9 विधायकों ने जब बीजेपी का दामन थामा, सभी पार्टियों का राजनीतिक समीकरण बदल गया। ऐसा ही बदलाव एक बार फिर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसका अंदाजा पिछले दिनों उमेश शर्मा काऊ के बयानों से लगाया जा सकता है, जहां इनके 2 साथी जो कि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज है,
एक हरक सिंह रावत और दूसरे सतपाल महाराज ने भी काऊ का समर्थन किया है। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। जमीन तलाशने की इस भगदड़ के बीच कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी शिल्पी अरोड़ा का कहना है कि जिनके साथी रास्ता भटक कर बीजेपी में गए थे वो सभी घर वापसी करेंगे। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना, दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। सूबे की इस सियासत में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीत करके आया कांग्रेस से, 5 साल वो सरकार वो जनता के सामने रहा। 5 साल में जब उसके पास पावर थी वो कुछ कर नहीं पाया, तब दोबारा जनता के सामने कैसे जाएगा। तो वो कुछ ऐसे कारण बनाता है कि कांग्रेस सरकार से मतलब मैं जब था तो ये कोशिश करता रहा, नहीं इन्होंने करा तो अब मैं बीजेपी में चला गया हूँ। तो जनता सोचेगी, वो सोचेगा कि जनता बेवकूफ़ है और अब जनता उसे दोबारा मौका देगी। इस उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह यही हाल है। जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे अब वे घर वापसी करेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन किस पार्टी से अपने चुनावी ताल ठोकता है, चाहे वो घर वापसी से हो या फिर वफादारी से। अभी तो सियासत की सांप सीढ़ी का खेल जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।